पहले हम आपको चीन के सीने पर होवित्जर और सिक्सौर राइफल वाली वो चोट दिखाएंगे जिससे बीजिंग तक बौखलाहट है। एलएसी पर इस वक्त हथियारों वाली हलचल बहुत तेज हो गई है। भर भर कर सेना को अत्याधुनिक हथियारों वाली एक्स्ट्रा पावर दी गई है। आज इसी खबर पर सबसे पहले ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर रील आपको दिखाएंगे, फिर आपको पश्चिम बंगाल लेकर चलेंगे और संदेश खाली का वो अनसुना सच दिखाएंगे जो अब तक ना किसी ने बताया है ना ही दिखाया है। आज टीवी 9 भारतवर्ष पर उन पीड़ितों की गवाही जो शाहजहां शेख की क्रूरता का शिकार बनी। यकीन मानिए यह खबर आज दिल्ली से बंगाल तक कई लोगों को हिला देगी। वैसे चौंकाने वाला खुलासा यूट्यूबर एल्विश यादव के केस में भी हुआ है। एफएसएल रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि रेप पार्टी में कोबरा और करैत सांप के जहर का इस्तेमाल हुआ था। इससे एल्विश कैसे बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं और आखिर सांपों के जहर का इस्तेमाल इन पार्टियों में नशे के लिए कैसे होता है, इस पर हमने सत्ता की एक दिलचस्प कुंजी आपके लिए तैयार की है। लेकिन पहले कुछ बड़ी खबरें देख लेते हैं। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल से कांग्रेस के फ्रीज खातों पर लगी रोक हट गई है। आज कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। यह मामला यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी से 210 करोड़ रुपए की रिकवरी से जुड़ा हुआ है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस धन की नहीं, जन की ताकत का नाम है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तीसरी बार विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिस पर कल चर्चा होगी। केजरीवाल ने बीजेपी पर उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मकसद दिल्ली की सरकार को गिराना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 15 दिन की राहत दी है, जिसके बाद 29 फरवरी के बाद भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक के डिपॉजिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो सकेंगे। फास्टैग भी काम करता रहेगा। हालांकि 15 मार्च के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर यह सुविधा बंद हो जाएगी। और एक बड़ी खबर रूस से। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सबसे बड़े विरोधी अलेक्सी नेवलनी की जेल में मौत का दावा किया गया है। नेवलनी 2021 से रूस की जेल में बंद थे। उन्हें 19 साल की सजा सुनाई गई थी। तो सत्ता में सबसे पहले देश की राष्ट्र शक्ति की बात करते हैं, जिसके बारे में जानकर, जिसकी झलक देखकर आज चीन और पाकिस्तान जैसे देश जलेंगे। खासतौर पर एलएसी पर हर वक्त साजिशों का जाल बिछाने की चाहत रखने वाले चीन को यह खबर बहुत चुभेगी। इसकी वजह है पिछले कुछ दिनों में चीन सीमा के पास भारत की हथियारों वाली तैयारी। अरुणाचल प्रदेश में चीन के ठीक सामने एलएसी के पास किबुथु पर होवित्जर गन M777 समेत कई एक्स्ट्रा घातक हथियार भेजे गए हैं, जिसके वीडियो सबूत टीवी 9 भारतवर्ष के पास में है। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम ने अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के पास वहां पर जाकर वहां जवानों से बात की, हथियार वाली रिपोर्ट आपके लिए तैयार की, जिसमें दुश्मनों को पल भर में मार गिरा देने वाली तोप है, राइफल है, गन है। तस्वीर में आप जितने भी हथियार देख रहे हैं ये अत्याधुनिक और घातक हैं। भारत के सैनिक ऐसे ही हथियारों के साथ हिंदुस्तान की इंच इंच जमीन की रक्षा भी कर रहे हैं और इशारों ही इशारों में रेड आर्मी को ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि भूल कर भी इस तरफ आए तो इन हथियारों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको कुछ हथियारों से संक्षिप्त परिचय करवा देते हैं, उसके बाद इनकी विनाशक शक्ति का फुल एक्शन डेमो दिखाएंगे। पहला नाम है होवित्जर M777। ये अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोप है। 155 mm की तोप किसी भी मौसम में हमला कर सकती है। इस तोप के गोले 24 से 40 किलोमीटर तक दुश्मन की धज्जियां उड़ा सकते हैं। भारतीय सेना के पास ऐसी 110 तोपें हैं। इसे 8 लोग मिलकर चलाते हैं। ये 1 मिनट में 7 गोले दागती है। M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर का वजन 4200 किलोग्राम है। लंबाई 35 फीट है। इसकी नली की लंबाई 16.7 फीट है। इससे 6 अलग अलग तरीके के गोले दागे जा सकते हैं। ये सभी गोले 155 मिलीमीटर कैलिबर के होते हैं, जो इसको दूसरे हथियारों से अलग और अचूक बनाते हैं। एक और नाम है 105 mm कैलिबर माउंटेड गन। ये वजन में हल्की होती है। इसे हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में आसानी से तैनात किया जा सकता है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं पर इसकी तैनाती की है। ये गन दिन और रात में फायर कर सकती है। कैलिबर माउंटेड गन की अधिकतम मारक क्षमता 17 किलोमीटर है। सिर्फ 150 सेकंड की धमाकेदार न्यूज रील में देखिए ये दोनों हथियार किस तरह चीन सीमा पर भारत की रक्षा कर रहे हैं, कैसे भारत के जवान इन हथियारों के दम पर चीन की एक एक साजिश को करारा जवाब दे रहे हैं।
भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में एलएसी से बेहद नजदीक अपनी अल्ट्रा एडवांस होवित्जर गन M777 को तैनात किया है और खासतौर से इनकी तैनाती चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से की गई है। एलएसी पर तैनात ये हथियार भारत के बेहद घातक हथियार हैं। 24 से लेकर 70 किलोमीटर की दूरी पर ये दुश्मन की धज्जियां उड़ा सकते हैं। एक बारी में ये 7 राउंड गोले छोड़ सकते हैं। इस वक्त हम जिस गन के सामने खड़े हुए हैं, इस गन को 105 mm गन कहा जाता है। एक ऐसी गन जो कि हमारी बहुत सारी फॉरवर्ड लोकेशंस पर तैनात है। एलओसी की बात करें चाहे एलएसी की बात करें, दोनों जगहों पर ये गन्स तैनात है। और क्योंकि इस वक्त हम एलएसी पर मौजूद है तो एलएसी पर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि 105 mm गन जो है वो खास तौर से तैनात की गई है। हालांकि जल्द ही इन तमाम तरह की जितने भी 105 mm गन है इन्हें 155 mm गन्स होवित्जर गन से रिप्लेस किया जाएगा। लेकिन अगर हम इस गन की भी बात करें तो इसकी मारक क्षमता भी बेहद खतरनाक है। दूर बैठे चोटी पर जो दुश्मन है ये उसको टारगेट कर सकती है और उसकी धज्जियां उड़ाने में ये जो गन्स हैं ये माहिर हैं। M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर गन किस तरह से ऑपरेट होती है, करीब 7 जवान मिलकर इसे ऑपरेट करते हैं। और हम सीमा पर ड्रोन्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट और सर्विलांस संबंधित जैसे यंत्रों की तैनाती बढ़ा रहे हैं और ऐसे में इन गन्स की भी तैनाती को बढ़ाया गया है। यहाँ 105 होवित्जर गन जो है वो भी दूर बैठे दुश्मन को करीब 30 से 35 किलोमीटर की दूरी तक उसे टारगेट कर सकती है। तो कैसे एमिनेशन को लोड किया जाता है वो तस्वीर इस वक्त हम आपको 105 mm गन जो है उसमें दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में TV9 भारतवर्ष की टीम उस पॉइंट पर भी है जहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर जिनपिंग की फौज तैनात है। यहां से बिल्कुल करीब अरुणाचल प्रदेश का वाचा क्षेत्र है जो BPM यानी बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट्स है, मतलब वो जगह जहां पर दोनों देशों के जवान सीमा विवाद को सुलझाने के लिए मुलाकात करते हैं। यहां से कुछ दूरी पर कमांडर लेवल की बातचीत होती है और यहीं पर भारत के जवान अत्याधुनिक हथियारों से लैस भी रहते हैं और मुस्तैद भी रहते हैं। अब आपको कुछ और ऐसे हथियारों की ताकत दिखाते हैं जिसके ट्रिगर पॉइंट पर जिनपिंग के चालबाज सिपाही हैं। एक नाम है NEGV 7.62 mm लाइट मशीन गन। नेविक लाइट मशीन गन की जो खासियत है उसका वजन बता देते हैं, सिर्फ 8 किलोग्राम इसका वजन होता है। इजराइल की बनी नेगेव लाइट मशीन गन 1 मिनट में करीब 700 गोलियां दाग सकती है। इसका इस्तेमाल युद्ध की स्थिति में अचानक हमला करने और करीब से हमला करने में आसानी से किया जा सकता है। गलती से फायरिंग ना हो इसके लिए इसमें 4 तरीके के सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं। सेमी ऑटोमेटिक फायरिंग की वजह से इसको कहीं से भी फायर किया जा सकता है। इस गन से हेलीकॉप्टर, टैंक और नौसेना के जहाज से भी फायरिंग की जा सकती है। इस गन में एक खास गैस रेगुलेटर लगा है जो इसे मुश्किल परिस्थितियों में एक्स्ट्रा पावर देता है और इस वजह से इसे धूल और कीचड़ में भी ऑपरेट किया जा सकता है। एक नाम है साको TRG-42 स्नाइपर राइफल। ये दुनिया भर में सबसे सटीक और भरोसेमंद हथियारों में से एक मानी जाती है। 1500 मीटर तक इसकी रेंज होती है। एक नाम है 6 सॉर्ड राइफल। हाल ही में जवानों को एक्स्ट्रा 6 सॉर्ड राइफल दिए गए हैं। 6.716 अमेरिका और स्विट्जरलैंड में बनती हैं। ये पूरी तरीके से ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल है। भारत ने पिछले साल 70,000 राइफल्स के लिए 700 करोड़ रुपए में डील की थी। इससे पहले 2019 में 72,000 से ज्यादा 6 सॉर्ड असॉल्ट राइफल मंगाई गई थी। 6 सॉर्ड राइफल लंबी रेंज का निशाना लगाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। इसकी सटीकता 100% है। इसी कारण इसका इस्तेमाल स्नाइपर हमले में भी किया जा सकता है। राइफल की कुल लंबाई लगभग 34.5 इंच है। इसका कुल वजन लगभग 3.5 किलोग्राम होता है। इसकी एक मैगजीन में 20 गोलियां आती हैं। इसके अलावा इसमें ऊपर एडजस्टेबल फ्रंट और रियर ऑप्टिक्स लगा सकते हैं। इससे दूर बैठे दुश्मन को ढेर करने में मदद मिलती है। इसकी रेंज 600 मीटर तक होती है।
इससे हर मिनट 685 राउंड फायर भी किए जा सकते हैं। एलएसी पर अपनी तैयारियों को और भी ज़्यादा पुख्ता करने के लिए अब भारत ने एकदम लेटेस्ट हथियारों को अपने साथ रखना शुरू कर दिया है। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं एकदम लेटेस्ट टेक्निक से बनाए गए ऐसे हथियार जो कि और भी ज़्यादा घातक हैं, और भी ज़्यादा सटीक हैं और बहुत ज़्यादा दूरी तक भी बैठे हुए दुश्मन को टारगेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम दिखाते हैं ये अमेरिकन गन जो कि जिसका नाम है 6 राइफल, किस तरीके से ये काम करती है। जहाँ तक इसकी जानकारी हमें है कि ये 500 मीटर तक की दूरी पर दुश्मन को टारगेट कर सकती है। इसका कारगिल रेंज 500 मीटर है, जिससे हम दुश्मन को लंबे कारगिल रेंज तक बर्बाद कर सकते हैं। इसकी बट की अलग अलग पोजीशनें होने के कारण अलग अलग एक जो फायर है अलग अलग प्रकार से शिस्त लेकर उसको फायर कर सकता है और दुश्मन को बर्बाद कर सकता है। ये एक LMG गन है, खास तरह की गन है जो कि हमारे जवान जो हैं जब बॉर्डर पर तैनात होते हैं या हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं तो इस तरह के हथियार का इस्तेमाल करते हैं। इस वेपन का वेट 8.3 kg है। इस वेपन के ऊपर हम असल्ट ड्रम और बेल्ट को लगाकर भी फायर कर सकते हैं। इस हथियार से हम सिंगल शॉट और ऑटो फायर कर सकते हैं। इस हथियार का कारगर रेंज 800 मीटर तक है। इसका नाम साको राइफल है और ये किस तरह से काम करती है, क्योंकि ये एक तरीके से टारगेटेड हिट करती है, यानी कि दुश्मन को बिल्कुल सटीक निशाना लगाने का इसमें काम होता है। इसमें आप ये देखिए उसे दूर से भी अगर हमें दुश्मन को टारगेट करना है, न्यूट्रलाइज करना है, तो ये एक तरीके से ये दूरबीन जो है जो इस पर लगी हुई है वो मदद करती है। ये एक रॉकेट लॉन्चर है और ये किस तरीके से काम करता है, बिल्कुल एडवांस न्यू टेक्निक का ये रॉकेट लॉन्चर है। और इसका ख़ास तौर से इस्तेमाल तब किया जाता है जब सामने दुश्मन की कोई बड़ी टुकड़ी हो या फिर उसका कोई टैंक हो, तो उसको कैसे ध्वस्त करना है, लेकिन काम कैसे करता है, कितने दूरी तक ये टारगेट कर सकता है। सर इसके बारे में थोड़ा बताएं इस रॉकेट लॉन्चर से। काफ़ी लाइट वेट और हल्का बनाएगा जिस कारण से एक जवान माउंटेन इलाके में आसानी से कैरी कर सकता है। ये एक स्पोर्ट वेपन है, इसका इस्तेमाल हम दुश्मन की पैदल सेना और दुश्मन के आर्मर टैंकों को बर्बाद करने के लिए करते हैं। और इसमें रेड डॉट साइट की सुविधा दी गई है जिससे हम दुश्मन को रात के समय में भी आसानी से एंगेज कर सकते हैं। तो एलएसी पर चीन की हड़प नीति और भारत की जीरो टॉलरेंस वाली नीति पर डिफेंस एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, ये भी आप सुन लीजिए। आज हमारे पास जो हथियार हैं डिप्लॉय लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश वो काबिल तारीफ़ है। अब अगर आप देखें वहाँ पर अभी हमने जो सबसे अच्छी आरटी फायर पावर है उसको M777 अल्ट्रा लाइट हाउस गन को भी लगा रखा है। ATAGS एडवांस टोड आरटी गन सिस्टम उसको भी लगा रखा है। बॉफर्स भी हमारी डिप्लॉयड हैं। टैंक्स हमारे T90 T72 हैं और इसके साथ साथ M9 वज्र जो टैंक्स हैं वो भी वहाँ पर डिप्लॉयड हैं। ये सच्चाई है कि आज भारत की जो डिफेंसेस हैं वो बहुत मजबूत होगी। एलएसी पर सिर्फ हथियारों वाली तैयारी नहीं हो रही है, तरक्की और निर्माण वाला भारत का कदम भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सीने पर नश्तर की तरह चुभ रहा होगा, क्योंकि एलएसी के पास से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि भारत कैसे वॉर लेवल पर सड़कें बना रहा है, पुल बना रहा है। एलएसी के पास से आई 120 सेकंड की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको इसकी झलक दिख जाएगी। अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताने वाले चीन को ही इस तस्वीर को देखकर बेहद मिर्ची लगने वाली है, क्योंकि हम आपको दिखा रहे हैं एलएसी पर भारत की वो तैयारी जो मजबूत करती है हमारे सैन्य बल को और मजबूत करती है हमारी दृढ़ शक्ति को। हैवी ब्रिज जो है वो यहाँ पर बन रहा है, जिसकी अगर हम क्लास की अगर हम बात करें तो 70
टन क्लास से भी अबव ये जो है, ये जो ब्रिज है वो बन रहा है, यानी कि इसके ऊपर से टैंक्स भी जा सकते हैं और बड़े बड़े वाहन भी हमारी जो फोर्सेस हैं उसके जा सकते हैं। तो ये सर हम आपको ये भी बता दें कि एक फ्रंटियर हाईवे, जो ट्रांस फ्रंटियर हाईवे है, उसको लेकर ये पूरा कार्य किया जा रहा है, यानी कि अलग अलग सड़कों को बिल्कुल कैसे LAC से जोड़ना है वो तैयारी यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे की जा रही है। और सत्ता में अब एक ऐसी खबर जो आपको शॉक देगी। आप ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आप कैसे समाज में रहते हैं, आपके आसपास की राजनीतिक व्यवस्था में कैसे आपराधिक मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं। ये खबर इतनी विचलित करने वाली है कि जब हम इसे तैयार कर रहे थे तो ये सोचने के लिए मजबूर हो गए कि ये सच्ची घटना है या किसी फिल्म की पटकथा है। आपने फिल्मों में देखा होगा कि इलाके का दबंग गांव में रहने वाली महिलाओं को अपनी क्रूरता का शिकार बनाता था। क्या आप सोच सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से सिर्फ 95 किलोमीटर दूर संदेश खाली में तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता और ईडी के मोस्ट वांटेड शाहजहां शेख पर ऐसा ही करने का आरोप लगाया। वैसे तो संदेश खाली की खबर पिछले 2-3 दिनों से चर्चा में है, लेकिन यहां की महिलाओं के साथ अत्याचार 10 से 12 वर्षों से लगातार हो रहा है, जिस पर अब तक मखमली पर्दा पड़ा हुआ था। आरोप है कि शाहजहां शेख संदेश खाली में लोगों के घर के बाहर पहुंचता था और उन घर की महिलाओं को कहता था, रात में मीटिंग के लिए पार्टी ऑफिस आ जाओ। रात के 12-12 बजे तक मीटिंग के नाम पर महिलाओं को पार्टी ऑफिस में बैठाता था। जो महिलाएं शाहजहां शेख के बुलावे पर रात में उसके दफ्तर नहीं जाती थी, उसके पति को मारा जाता था। जो महिलाएं शाहजहां शेख के पास नहीं जाती थी, उसके पति का दूर कहीं तबादला कर दिया जाता था। और जो महिलाएं शाहजहां शेख के दफ्तर पहुंचती थी, उसके साथ क्या होता था, इसे वो टीवी पर बताने की स्थिति में नहीं है। आरोप यह भी है कि 10-12 वर्ष से ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन पुलिस शाहजहां शेख के खिलाफ शिकायत भी नहीं लिखती थी। कार्रवाई की बात तो छोड़ ही दीजिए। सोचिए कि जब ये सब हो रहा था तो सब खामोश थे। सरकार और सिस्टम सब इसके सामने बौने थे, नाकाम थे, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा हो। सवाल यह है कि क्या शाहजहां शेख इतना ताकतवर था कि उसके खिलाफ कोई कुछ कह नहीं पाता था, कुछ बोल नहीं पाता था? आखिर शाहजहां शेख को इतनी ताकत मिलती कहां से थी? इस सवाल का जवाब हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले यह समझिए कि संदेश खाली के मुद्दे पर आज क्या क्या हुआ। इस खबर में आज का अपडेट यह है कि बीजेपी के केंद्रीय नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल संदेश खाली जाना चाहता था, लेकिन उसे पीड़ितों से नहीं मिलने दिया गया। बीजेपी की टीम को संदेश खाली में पीड़ितों से 6 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। बीजेपी ने संदेश खाली में महिलाओं के साथ हुई घटनाओं पर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। वो राष्ट्रपति को भी इसकी जानकारी देंगे। संदेश खाली मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर SIT या CBI से जांच कराने की मांग भी की गई है। कोलकाता हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। 20 फरवरी को इस पर फिर से सुनवाई होगी। इस बीच संदेश खाली जाने वाली बीजेपी की केंद्रीय टीम को रोकने पर दोनों पक्षों में तकरार हुई। बीजेपी नेताओं ने संदेश खाली के पास धरना दिया। बीजेपी इस सब के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहरा रही है, जबकि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि शाहजहां और उनके समर्थक सभी TMC के प्रोडक्ट हैं। ममता बनर्जी को इस पर जवाब देना होगा। एक बार राजनीतिक बयानों वाली रील देखिए, फिर आपको वहां के पीड़ितों का दर्द सुनाएंगे। बीजेपी के केंद्रीय अध्यक्ष JP नड्डा द्वारा भेजा गया संदेश खाली के लिए हाई पावर टीम को वही जगह पे रोका गया है जहां पे कल शुभेंदु अधिकारी को रोका गया था। सौरबेरिया रामनगर की ये जो जगह है वहां पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रैफ खड़ी है और इसी जगह पे उनको रोका गया है। यहाँ पर रोकने के लिए खड़ी है, वहीं पर अगर उस शेख को अगर वहाँ पर रोक दी होती तो आज ये घटना नहीं होता। पूरा देश नहीं पूरी दुनिया देख रही है और ममता दीदी के इस कुशासन को
इनके जो ऑर्गेनाइज क्राइम से चल रहा है, तोलेबाजी से चल रहा है, सिंडिकेट से चल रहा है, और ये त्राही त्राही कर रही है बंगाल की जनता। एक तो वो खुद कार्रवाई नहीं कर रही है, और अगर हम पीड़िता से मिलने जा रहे हैं तो उसको भी रोका जा रहा है। मुझे लगता है वो चिंतित है कि उनकी असलियत देश के सामने ना आ जाए, इसलिए हमको रोका जा रहा है। Some goon comes from inside the house, assaults the wife in front of the husband, and beats up the husband when he protests. This is no fiction. This is not, I was told, happened in this village in the last few days. অন্যায়কে কোনোদিন প্রশ্রয় দিইনি, এবং আমি ইনিশিয়েটিভ নিয়ে স্টেট কমিশন পাঠিয়েছি। 17 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। একটা মহিলা টিম আছে, ঘরে ঘরে যাচ্ছে কার কি অভিযোগ শুনতে, শুনে এসে রিপোর্ট করার পর যদি কারো প্রবলেম থাকে সেটা নিয়ে নিশ্চয়ই আমরা কাজ করব। ইউ আর এ বেঙ্গলি কুইন অফ ক্রুয়েলটি। আপনি বাংলার নৃশংসতার এক রানী। ক্ষমতা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বারবার বাংলার মানুষকে ধোঁকা দিয়েছে। हम पॉलिटिकल लड़ाई करेंगे, पॉलिटिकल बातें करेंगे। दिस इज बियॉन्ड पॉलिटिक्स। आई थिंक यू ऑल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी दैट इसके बाद उनके ऊपर कोई अत्याचार ना हो। ये तो राजनीतिक बातें थी जिसमें हर पार्टी अपने हिसाब से अपने तथ्य, अपना नैरेटिव और अपने तर्क गढ़ती है। लेकिन आज एक बार फिर से उस दर्द को सुनना और समझना जरूरी है जो पिछले 10-12 वर्षों से अनसुना है। संदेश खाली की महिलाओं से जब हमारे रिपोर्टर ने बात की तो उनके साथ जो हुआ वो बताने के लिए शब्द कम पड़ गए। बहुत हिम्मत करके वो मीडिया से बात करने के लिए तैयार तो हुई, पर सब कुछ कैमरे पर बताने से डरती रही। बावजूद इसके उन्होंने जो कहा उनकी कुछ बातें आपको बता देते हैं। महिलाओं ने बताया कि संदेश खाली में हिंदू महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल है। शाहजहां शेख कम उम्र की महिलाओं को सबसे ज्यादा टारगेट करता है। सुंदर लड़कियों को जबरन उठा लिया जाता था, नई बहुओं को घर से उठाकर ले जाते थे। जिसकी पत्नी खूबसूरत हो उसके पति को टॉर्चर करते थे। रात को दरवाजा तोड़कर घर में घुसकर रेप किया जाता था। किसी भी घर के बाहर खड़े होकर महिलाओं को आवाज देते थे। घर के बाहर खड़े होकर कहते थे बाहर आओ, तुमसे मिलना है। महिलाओं ने बताया कि हमारी जमीनें लीज के नाम पर हड़प ली गई, हमारी बकरियां, बत्तख और मुर्गियां जबरन ले गए। एक बार वहां की महिलाओं को सुनिए कि उनके साथ क्या क्या होता था। এখানে আমাদের জোর করে জমি জায়গা কেড়ে নিয়ে আমাদের চাষবাস করতে দিচ্ছে না, জলকর করছে। আমরা ভয়ে ভয়ে মুখ ঢেকেছি। আমাদের সব কেস দিচ্ছে, সব বাড়ি ছেলে বউ কাউকে ছাড়ছে না, কেস দিচ্ছে ঘরে ঘরে। শুধু আমাদের পার্টি অফিসে মিটিং এর নাম করে এনে বসিয়ে রাখতো। পার্টির মিটিং 12টার সময়, রাত 12টার সময় কি পার্টির মিটিং হয়? যদি কেউ না যায়, हाँ আমরা তৃণমূল কর্মী। देखिए आपको पहले समझा दे, ये सब तृणमूल कर्मी है और ये शेख शाहजहां के खिलाफ आवाज उठा रहा है, ये कहते हुए कि रात को 12 बजे शेख शाहजहां बुलाते थे मीटिंग के नाम पे और इनके ऊपर अत्याचार करते थे। उधर भी खड़े हैं, आगे भी खड़े हैं। इन सबका यही आरोप है कि शेख शाहजहां और उनके जो गैंग थे वो इनके ऊपर अत्याचार करते थे। जबरदस्ती काम कराता था लड़कों को। रात को 12 बजे लड़कों लड़की दोनों को गांव से उठा के ले जाता था और काम करा के कोई पैसा नहीं देते थे। बोलने की हिम्मत कैसे करे? उनकी पतियों को मारने की धमकी देता था, मर्डर करने की धमकी देता था, बच्चों को उठाने की धमकी देता था। এখানে অত্যাচারিত হতাম দিন রাত, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। আমরা কাজ করেছি, আমাদের 100 দিনের টাকা পাইনি। তারপরে আমরা অনেক অভিযোগও জানিয়েছি। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर कि ये शाहजहां शेख कौन है जो इतना ताकतवर है कि उसके सामने सिस्टम बौना और कानून के हाथ छोटे पड़ जाते हैं। आखिर ये व्यक्ति कितना खतरनाक है जिसके नाम से संदेश खाली की महिलाएं कांप उठती हैं। 42 वर्ष का शाहजहां शेख उत्तर 24 परगना में भाई के नाम से कुख्यात है। आरोप है कि उसके इशारे पर ही राशन घोटाले की जांच करने पहुंची ईडी की टीम पर
हमला किया गया। मछली कारोबारी रहे शाहजहां शेख ने 2004 में ईंट भट्टा यूनियन से अपनी राजनीति शुरू की। सीपीएम ने उसे यूनियन लीडर बना दिया। फिर उसने कई धंधों में हाथ आजमाया। जमीन की खरीद फरोख्त और ब्याज पर पैसे देने के कारोबार में उसने तरक्की की। 2011 में उसने सीपीएम छोड़कर टीएमसी का दामन थाम लिया। शाहजहां शेख ममता बनर्जी के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक का करीबी है। जिला परिषद में मत्स्य पशु संसाधन का अधिकारी उसको बना दिया गया था। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली का टीएमसी ब्लॉक अध्यक्ष था, अब निलंबित है। उत्तरी 24 परगना जिले में शाहजहां शेख का काफी दबदबा है। जब बंगाल में लेफ्ट की सरकार थी तो शाहजहां उनकी सियासी गाड़ी पर सवार था, लेकिन टीएमसी की सरकार आते ही उसने मौका देखकर पाला बदल लिया। इसके बाद सिस्टम में अपने दबदबे और पैठ के दम पर उसने अपना साम्राज्य खड़ा किया। नॉर्थ 24 परगना जिले में मछली फार्म पर कब्जा करके वो बैठा। आज की तारीख में वो कई ईंट भट्टे और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का मालिक है और उसके पास करोड़ों की संपत्ति होने का दावा किया जाता है। लेकिन टीएमसी के नेता शाहजहां शेख की एक और पहचान है और वो पहचान है राशन घोटाले के आरोपी की। आरोप है कि लॉकडाउन के दौरान राज्य में सार्वजनिक वितरण में घोटाला हुआ। प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट के मुताबिक ये राशन घोटाला करीब 100 करोड़ रुपए का है और दावा है कि घोटाले की करोड़ों की रकम हवाला के जरिए दुबई भी भेजी गई। इस घोटाले में गरीबों को मिलने वाले राशन को खुले बाजार में बेचा गया। इसी मामले की जांच के लिए 5 जनवरी को ईडी ने संदेश खाली में शाहजहां शेख पर छापा मारा था, लेकिन तब उस टीम पर हमला कर दिया गया। इसके बाद ईडी ने शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया, लेकिन तब से ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल ये शेख फरार है। आतंक की हद यह है कि जब तक वो संदेश खाली में था ईडी के डर से फरार नहीं था, लेकिन इसके खिलाफ बोलने से अभी भी लोग कतराते थे, उस वक्त भी, और अभी भी लोग डर रहे हैं। और सत्ता में अब हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं वो सोशल मीडिया की उस युवा खेप से जुड़ी हुई है जिन्हें कम वक्त में बहुत सारी चीजें तो मिल जाती हैं, लेकिन उस त्वरित कामयाबी के नशे में वो अनुशासन नाम का शब्द और तमाम नियम कायदे ताक पर रख देते हैं। हमारी यह खबर यूट्यूबर एल्विश यादव की विश पार्टी पर आधारित है, जिसे लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह दावा किया गया है कि रेप पार्टी में सांपों के जहर का इस्तेमाल नशे के लिए किया गया था। लेकिन इस खबर को दिखाने से पहले हमारी ओर से आप सबके लिए एक वैधानिक चेतावनी भी है। हम इस खबर के जरिए किसी भी तरीके के नशे को बढ़ावा नहीं देते। कोई भी नशा स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक और खतरनाक है और इस खबर का मकसद आपको नशे के प्रति सावधान करना है। अब मूल खबर की ओर लौटते हैं। पिछले साल नवंबर महीने में एक खबर आई थी जिसमें यूट्यूबर एल्विश यादव को लेकर यह दावा किया गया था कि उनकी पार्टियों में स्नेक वेनम यानी सांपों के जहर का प्रयोग नशे के तौर पर किया जा रहा था। और अब रेप पार्टियों में सांपों के जहर की सप्लाई के इस मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इस पर करीब 2 महीने बाद फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी एफएसएल की रिपोर्ट आ गई है और इस एफएसएल रिपोर्ट में पार्टी में सांप के जहर के इस्तेमाल की पुष्टि कर दी गई है। यानी इस बात पर मोहर लगा दी गई कि रेप पार्टी में सांप के जहर से नशा किया जा रहा था। एफएसएल टीम को अपनी जांच में कोबरा और करैत प्रजाति के सांपों का जहर मिला है। आपको बता दें, नोएडा पुलिस ने जांच के लिए जब्त किए गए सैंपल जयपुर की एफएसएल लैब भेजे थे और अब एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर नोएडा पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। यानी अब माना जा रहा है कि इस केस में यूट्यूबर एल्विश यादव के लिए यह एफएसएल रिपोर्ट एक नई मुश्किल बनकर आई है। हम आपको जल्दी से इस केस का एक रिवीजन भी करा देते हैं, जिससे आपको मामला समझने में किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। दरअसल पीपल्स फॉर एनिमल्स नाम के एनजीओ की ओर से पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें एल्विश यादव पर जिंदा सांपों के साथ वीडियो शूट करने का आरोप लगाया गया था और साथ ही एल्विश यादव की रेप पार्टियों में सांप के जहर के इस्तेमाल का भी आरोप था। यानी आरोप था कि इन पार्टियों में स्नेक का यानी सांप का जहर और दूसरे ड्रग्स का सेवन किया जाता है। इस मामले में पुलिस ने राहुल यादव नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया था, जिसके पास से उसे सांप का जहर भी मिला था और सांप के इस जहर की मात्रा करीब 20 मिलीलीटर थी। इसके अलावा बरामद किए गए सांपों को वन विभाग ने मेडिकल परीक्षण और एफएसएल जांच के लिए भेजा था। इससे खुलासा हुआ कि 5 कोबरा की विष ग्रंथि उसमें निकाली गई थी और अब एफएसएल रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि भी कर दी गई कि इन रेप पार्टियों में सांप के जहर का नशा किया जा रहा था, जो कि कानूनी तौर पर अपराध है। हालांकि इस मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव की ओर से भी सफाई दी गई है, जिसे आपको देखना चाहिए। एल्विश यादव का कहना है कि वो पूरी तरीके से बेकसूर है। एल्विश ने अपील की है कि आरोपों में उनके नाम को खराब किया जा रहा है इस तरीके के आरोपों से और 1% भी
उन पर लगे आरोप साबित हुए तो वो पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। एल्विश के मुताबिक दूर दूर तक इन मामलों में उनका कोई भी वास्ता नहीं है। वैसे पुराने जमाने में एक सेलिब्रिटी बनने के लिए धैर्य के साथ साथ नैतिकता की जरूरत होती थी, लेकिन आज की युवा पीढ़ी में एक वर्ग ऐसा भी है जो इन शब्दों से कोसों दूर है और विवादों में बने रहने के कारण लोगों को लगता है ये लोकप्रिय होने का एक बहुत ही आसान साधन है। आज हम जिस एल्विश यादव की बात कर रहे हैं, शायद उनका हाल का एक और वीडियो आपने देखा होगा जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। इस वीडियो में एल्विश एक रेस्टोरेंट के अंदर एक शख्स को सरेआम थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस विवाद पर भी एल्विश की ओर से सफाई दी गई थी, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया था कि पहले उस शख्स की ओर से उन्हें गाली दी गई, जिसके बाद उन्होंने थप्पड़ मारा था। हालांकि उस विवाद से तो एल्विश यादव के लिए कोई बड़ा संकट नहीं खड़ा हुआ है, लेकिन अब सांप वाला यह संकट उनके लिए नई मुसीबत बन सकता है। वैसे आज इस खबर के जरिए हमने ये भी समझने की कोशिश की कि आखिर रेप पार्टियों में सांप के जहर के जरिए कैसे नशा किया जाता है, और यकीन मानिए हमें इसका जो जवाब मिला वो बहुत ही चौंकाने वाला था। दरअसल स्नेक वेनम यानी सांप के जहर से नशा एक ऐसा नशा है जो ड्रग्स के नशे से कहीं ऊपर है और कहीं महंगा है। खास बात यह है कि अलग अलग तरीकों से इस नशे को किया जाता है। कुछ लोग स्नेक बाइट के जरिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जो तो कुछ अन्य तरीकों से इसको लेते हैं। लेकिन दावे के मुताबिक जो लोग सांप के जहर वाला ये नशा करते हैं, उन्हें पहले एक खास तरीके के केमिकल का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे सांपों का यह जहर शरीर पर जानलेवा ना हो। इस इंजेक्शन को लेने के बाद रेप पार्टियों में लोग इन सांपों से खुद को कटवाते हैं, जिसे स्नेक बाइट कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि कुछ कुछ मामलों में यह जहर 5 से 6 दिन तक शरीर में नशे की तरह काम करता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कुछ सांपों के जहर में न्यूरोटॉक्सिन होते हैं, जो एक ऐसा पदार्थ है जो नर्वस सिस्टम का माहौल बदल देता है। यानी हैरान करने वाले हैं, जिस सांप का लोगों में अंदर डर होता है, ये बड़ी हैरान करने वाली बात है, उस सांप के जहर को रेप पार्टियों में नशे का सामान बना लिया गया। रेप पार्टियों में सांप के जहर वाले इस नशे पर हम सत्ता की एक और कुंजी आपके सामने खोलते हैं, जिससे आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि सांप के जहर का यह कारोबार कितना ज्यादा बड़ा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोबरा के 1 ml जहर की कीमत 10 से 25 हजार रुपए तक होती है। इसके अलावा कितना जहरीला सांप है, उसका जहर उतना ही ज्यादा महंगा होगा। चौंकाने वाली बात यह कि इंटरनेशनल मार्केट में कोबरा के 1 लीटर जहर की कीमत 1 करोड़ से भी ज्यादा है। करीब 200 कोबरा से 1 लीटर जहर निकाला जा सकता है। और मौजूदा वक्त में चीन में सांप का जहर यूरोप और अमेरिका के मुकाबले सस्ता मिलता है। हालांकि ऐसा नहीं कि सांपों के जहर का इस्तेमाल सिर्फ नशे के लिए होता है, बल्कि कुछ सांपों का जहर दवा बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। इसलिए पूरी दुनिया में इसका कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। वर्ष 2022 में सांपों के जहर का कारोबार करीब 6000 करोड़ का था, जो वर्ष 2023 में 8500 करोड़ का हो गया। वैसे सांपों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए देश में 2 कानून भी मौजूद हैं। इनमें से एक है भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और दूसरा है विदेशी व्यापार विकास और विनियम अधिनियम 1992। पुलिस ने इस मामले में एल्विश यादव के खिलाफ जो FIR दर्ज की है, वो भी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धाराओं के तहत ही।